तो आज हम लोग यूनिट फर्स्ट के आखिरी चैप्टर को कवर करने की शुरुआत करेंगे। हम लोग पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिर उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी हम बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं। उसका इंफ्रारेड केवल बचा है, वो भी जो है जल्दी अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका अल्कोहल पूरा अपलोड कर चुके हैं, ग्लाइकॉल अपलोड कर चुके हैं, ट्राइऑल की कुछ कहानी बचे हैं, वो भी आपका अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ये फिनॉल है। फिनॉल भी जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर आता है। मतलब इस चैप्टर के बाद आपका यूनिट फर्स्ट जो है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप अगर आप नए होंगे तो आप पुराने लेक्चर अगर देखना होगा तो प्ले लिस्ट में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिस्ट बना के दिए गए हैं। आप उसमें से क्या चाहते हैं तो आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए होंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो होंगे वो मिलते जाएंगे। ठीक है, अभी हम जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के हैं, उन लोगों के भी बायोटेक वालों के लिए भी वीडियो बनाने की प्लानिंग चल रही है। अगर सक्सेस हो गया तो बहुत जल्दी ही आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी की भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो हम बना सकते हैं। अभी बात चल रही है, उस पर मुद्दे की बात हो रही है। अगर हमें खबर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो हम आपको उसकी भी वीडियो जो होगी जल्दी ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नए चैप्टर जिसका नाम है फिनॉल। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिनॉल। थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे उतना बहुत बेहतर होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा आसान भी है तो डिफ़िकल्ट भी है। ठीक है, क्योंकि आप अल्कोहल पढ़े हैं तो आपको अल्कोहल पढ़े हुए हैं तो फिर आपको ये चैप्टर थोड़ा भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। जैसे में अगर मान लीजिए कि फिनॉल की कहानी हम शुरू करें तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें फिनॉल। अगर हम फिनॉल की बात करें तो कहते हैं कि दिए गए स्ट्रक्चर पे अगर मान लीजिए कि स्ट्रक्चर पे अगर ये बेंजीन है और यहाँ पर अगर OH लगा हो तो इसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर में OH ग्रुप अगर एक किसी भी लोकेशन पर लगा होगा तो वो कहलाएगा फिनॉल। ठीक, लेकिन आपको भी पता है कि अगर ये स्ट्रक्चर पे यहाँ पे अगर OH यहाँ लगा दें और यहाँ पे भी OH लगा दें तो एक और दो लोकेशन है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोफिनॉल या इसी का नाम जो होता है क्रिसॉल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप याद रखेंगे, एक हो गया ऑर्थोफिनॉल, याद रखेंगे एक और दो जो होता है उसे बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, एक और तीन जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग मेटा, और एक और चार जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पैरा। इससे आप हमेशा याद रखिएगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। एक और दो जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, एक और तीन जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग मेटा, और एक और चार जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पैरा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया ऑर्थो पोजीशन। और जहाँ हमारे पास अगर मान लीजिए कि ये एक यहाँ पे जो लोकेशन पे दिए गए स्ट्रक्चर पे अगर यहाँ OH और यहाँ OH तो उसे हम लोग कहते हैं रिक्रिसॉल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? रेसोक्रॉल, RESOCRCINOL, रिसोक्रिनॉल। ठीक है, ये इसका जनरली कॉमन नेम यानी मार्केट नेम होता है। ठीक, तो अब ये हो गया फिनॉल। कहा कि अगर दिए गए स्ट्रक्चर में अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसे कहते हैं हम लोग फिनॉल। अगर दिए गए स्ट्रक्चर में बेंजीन से डायरेक्ट OH ग्रुप अगर अटैच्ड होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फिनॉल करते हैं। लेकिन इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल फिनॉल। लेकिन अगर ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे बेंजीन के साथ कोई एल्किल ग्रुप अटैच्ड हो और उसके साथ अगर OH लगा हो, बात समझिएगा, अगर कोई स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एल्किल ग्रुप अटैच्ड हो और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हो तो इस तरह के फिनॉल को हम लोग फिनॉल नहीं बल्कि इसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। दूसरा क्या होगा? एरोमेटिक अल्कोहल। ये फिनॉल नहीं, ये एरोमेटिक अल्कोहल है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, दे कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द
they contain hydroxyl group in the side chain of the benzene nucleus। ठीक है, चलेगा यहां तक। अब लिखिए क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, खड़ी डालिए क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब इसको हम लोग क्लासिफाई करना शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। चलिए तो सबसे पहले लिखिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल लिखिए दे कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप in the benzene nucleus, contain only one hydroxyl group in the benzene nucleus। कहा कि यदि पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड, ठीक है, वो पूरे स्ट्रक्चर पे सिर्फ और सिर्फ कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी अटैच्ड हो तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रोक्सिल फिनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या लिखोगे, ये हो गया आपका फिनॉल, इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है, या उसको हम लोग का ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर फिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, इसका भी आप नाम भी चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे जरा बताओ। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, बेंजीन है, तो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, मोनोहाइड्रोक्सिल। अब दूसरा लिखो डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल लिखो दे कंटेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इन द बेंजीन न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर में कितना, 2 OH ग्रुप अटैच्ड, इसका नाम क्या लिखोगे, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या किसी का नाम होता है कैटाकॉल। ठीक है, इसका नाम होता है कैटाकॉल, CHOL, इसको कैटाकॉल। ठीक है, या स्ट्रक्चर आपको मान लो कि ये 1,2 हो गया, इसको क्या लिखेंगे, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको हम लोग कहते हैं रेसोक्रायनॉल, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको बोलते हैं हम लोग रेसोक्रायनॉल। ठीक है, या 1,4 2 हाइड्रोक्सी ले लो, OH 1,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीक्यूनॉल, या इसको हम लोग कहते हैं क्यूनॉल, क्यूनॉल, स्पेलिंग बना लेना, QUI होता है या QUI होता है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा
गलत हम लिख सकते हैं, इसीलिए आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो QUINOL, क्यूनॉल, ठीक। या इसी को हम लोग जो 1,2 हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, इसी को लिख सकते हैं ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब क्या लिख सकते हो इसको, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि 1,2 मतलब क्या, ऑर्थो, इसको लिख सकते हो ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी को क्या लिख सकते हो, 1,3 है तो लिख सकते हो मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसको क्या लिख सकते हो, 1,4 है तो पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इसे ऑर्थो लिखो, पैरा लिखो, ऑर्थो, मेटा और पैरा, तीनों आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी तक तो हो गया डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल। तीसरा लिखो ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल, तीसरा लिखो ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल। तो लिखो OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट, 3 OH group present at the benzene nucleus, 3 OH group present at the benzene nucleus, जिसमें 3 OH ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट एट द बेंजीन न्यूक्लियस। प्रेजेंट एट द बेंजीन न्यूक्लियस। ये है आपका ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, 3 लोकेशन, तो इसका नाम क्या होगा, 1, 2, 3 ट्राई ऑक्सी बेंजीन। लोकेशन 1, 2, 3, 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम लोग कहते हैं पायरा गैलोल। क्या नाम कहते हैं इसको हम लोग, पायरो गैलोल, पायरो गैलोल, ठीक है, इसका कॉमन नाम होता है, ठीक है। लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर दो, एक OH, दूसरा OH और एक तीसरा OH। इसका नाम हो गया 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, ठीक है। और तीसरा OH, OH और ये आपका OH, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आपको क्या, ग्लूकिनॉल, ग्लूकिनॉल। ये इसका कॉमन, क्योंकि शुरू का चीज़ है, सब कॉमन चीज़ें हैं, आप इसका कॉमन नाम याद रखिएगा, ठीक है, चलेगा। अब अगर रिंग आपस में अटैच्ड हो, जैसे में इस तरह के स्ट्रक्चर आपको मिले तो, और जहां पर सिर्फ एक रिंग पर OH लगा, इसको कहते हैं 1 नैप्थेनॉल, एक OH लगा है तो इसे बोलते हैं 1 नैप्थेनॉल, नैप्थॉल, NEPHTHOL, नैप्थॉल, ठीक है। या इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो
नेपथॉल। ठीक, अगर यहीं पे लोकेशन चेंज कर दें तो इसे हम लोग करते हैं 2-नेपथॉल। या इसी को हम लोग करते हैं क्या, लोकेशन चेंज हुआ है तो दूसरे नंबर पे जाएगा, तो इसको हम लोग सबसे अच्छा रहेगा अल्फा नेपथॉल, और इसे हम लोग करते हैं बीटा नेपथॉल। ठीक है, चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत? लिखो। इसके बाद अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में, तो लिखो आइसोमर ऑफ द कंपाउंड, आइसोमर ऑफ फिनॉल, आइसोमर ऑफ द फिनॉल। तो लिखो फिनॉल ऑलवेज शो पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिनॉल जो होता है वह पोजिशनल आइसोमेरिज्म को शो करता है। कौन सा आइसोमेरिज्म? पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे में अगर मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है CH3OH, पोजिशन चेंज करते जाओ OH ग्रुप का, एक दो तीन चार आइसोमर बन गया इसके। ठीक है, ऑर्थोक्रिसॉल, बेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, और नीचे क्या है, बेंजीन अल्कोहल। चार इसके आइसोमर आसानी से। तो ये जो होता है हमेशा क्या शो करता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ठीक है, नीचे लिखो व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी, व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी देन phenolic acid, then phenolic acid, phenolic group, ऐसा लिखो phenolic group, such a carbonyl, such a carbonyl, carboxylic or ester group is also present, then phenol is named as the hydroxy and derivative of this compound and numbering started from the carbon bearing the higher priority group, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर मान लीजिए कि अगर दिए गए स्ट्रक्चर पे कई सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है, अगर अल्कोहल अकेले है तो ऐसी स्थिति में तो वो फिनॉल कहलाएगा, अल्कोहल होगा। लेकिन अगर दिए गए स्ट्रक्चर में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो, अल्कोहल भी हो, फिनॉल भी हो, OH भी हो, CHO भी हो, कार्बोक्सिलिक भी हो, कई सारे फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे मजबूत फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी नेमिंग पहले करते हैं और बाकी जो को हम लोग डेरिवेटिव के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दें, मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया हो COOH। ठीक है, सपोज करें कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया गया और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर OH दे दें और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम NO2 दे दें। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो है और इस अल्कोहल, तो कार्बोक्सिलिक इज मजबूत देन अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक इज मजबूत देन अल्कोहल। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक मजबूत है, अल्कोहल क्या है, कमजोर है। तो जब अल्कोहल कमजोर रहेगा तो ये जो होगा एक तरह के डेरिवेटिव, यानी कि अब इसका पावर फंक्शनल ग्रुप इधर नहीं रह गया। अब ये नहीं कि जाके सफिक्स में लास्ट में ऑल जुड़ जाएगा, नहीं, ये कार्बोक्सिलिक मजबूत हो गया। ठीक है, इसीलिए अब ये हाइड्रोक्सी के रूप में काम करने लगा। आई बात समझ में? तो अगर इसका आप नाम लिखोगे तो नाम क्या लिखोगे,
अब देखो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, तो क्या लिखोगे 2, यहाँ H है और ये नाइट्रो है, तो एबीसीडी में GH, H पहले आता है तो 2 हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद 5 नाइट्रो, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा बेंजोइक एसिड। आया समझ में? तो कहा कि दिए गए स्ट्रक्चर में अगर क्या हो OH दिया हो, अगर OH के साथ में कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो ऐसी स्थिति में अल्कोहल जो होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तब अल्कोहल को एज ए क्या करेंगे हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में कैलकुलेट करेंगे। किसके रूप में? एज ए प्रीफिक्स के रूप में कैलकुलेट करेंगे, सफिक्स के रूप में कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, यहां देखोगे तो OH जो है मजबूत है, यहाँ OH मजबूत है, इसीलिए इसको हम लोग लास्ट में ऑल लिखते हैं, बेंजीनॉल लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर OH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मजबूत हो गया, OH कमजोर हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग मेन चेन के रूप में पार्टिसिपेट कर लेंगे, मतलब कि जैसा सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। लेकिन OH जो होगा अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गया, अब एक कमजोर फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब भी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या होगा, एज ए डेरिवेटिव के रूप में देखना शुरू करेंगे, और वो जो है प्रीफिक्स के सफिक्स से हट करके आ जाता है, प्रीफिक्स के रूप में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको स्ट्रक्चर और भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे C∼OH है, यहाँ पे अगर आपका CHO है, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ पर आपका NO2 है, यहाँ पर आपका Cl और यहाँ पर आपका Br है। लो इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिख दिया। कंपनी करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फॉर्मिल है, देखो ये भी एक मजबूत फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल से तो मजबूत ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक मजबूत है, इसलिए ये फॉर्मिल हो गया। ये आपका नाइट्रो है, ये आपका क्लोरो है, ये आपका कार्बोक्सिलिक हो गया, ये आपका क्या है ब्रोमो है, ये आपका हाइड्रोक्सी है। नाम लिख लोगे, नाम क्या हो जाएगा? अब ये फॉर्मिल है, अब इसको अल्फाबेट पर सजाओ तो सबसे पहले ब्रोमीन है तो 6 ब्रोमो। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्लोरीन है 3 क्लोरो, फिर क्लोरो के बाद एबीसीडी में कौन आएगा? F आएगा, तो फिर आएगा क्या चीज 3 फॉर्मिल, 3 फॉर्मिल, फिर उसके बाद आएगा आपका नाइट्रो 4 नाइट्रो। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना 5 हाइड्रोक्सी, गलत हो रहा है ABCDEFGH, सॉरी पहले हाइड्रोक्सी को लेकर आओ 5 हाइड्रोक्सी, फिर आगो 4 नाइट्रो और आएगा क्या बेंजोइक एसिड। आप अपने से भी लिख सकते हो, बहुत आसान है। समझ में आ गया? ये है कहानी, सबसे पहली कहानी। अब इसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है फिनॉल को हम बनाएंगे कैसे, क्या इसका प्रिपरेशन मेथड होता है बनाने का? तो हेडिंग डालो प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। क्या सीखना है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल ऑलरेडी उसमें लिखो सबसे पहला फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। क्या है ये आपका? प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। सबसे पहला है फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। लिखो फ्यूजन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, फ्यूजन ऑफ सोडियम सॉल्ट विथ सल्फोनिक एसिड with sodium hydroxide with
सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस फिनॉल प्रोड्यूस फिनॉल। तो कहा कि जो भी हमारे पास सबसे पहला हम अगर सोडियम बेंजोइक सल्फेट अगर हम बनाएं तो हमारे पास C6H5SO3H, ठीक है, जो हमारे पास H है। तो अगर यहाँ पर H की जगह पर अगर हम Na लगा दें तो ये है आपका Na। इससे हम लोग करते हैं आपका क्या, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या है आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, यह है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर। अब इसका रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक, इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के। कैसे बनेगा कॉम्प्लेक्स, बना लोगे? ट्राई करो एक बार, तुम भी तो ट्राई करो। इसे 300 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूजन कराओ, फिर इसके बाद देखो क्या बनता है। यहां से अगर मैकेनिज्म खींचोगे तो C6H5S डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये आपका है ONA, सल्फर के 6 वैलेंस ही काम करता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से ये है NaOH, ठीक। अब देखो यहां से मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू करते हैं। अगर मान लो सपोज करो कि अगर जो भी कॉम्प्लेक्स है अब इसको हम तोड़े तो कैसे तोड़े, यही सोचना है हमको, ठीक। अगर सपोज करो कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ से इसको ब्रेक करें और यहाँ से इसको ब्रेक करें, ठीक है, या इतना ना तोड़ सको तो एक काम करते हैं, इसे तोड़ने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका होता है। इस सल्फर के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से ब्रेक कर, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड O था, यहाँ से टूटेगा तो NaO माइनस और H क्या प्लस, ठीक है। यहाँ से इस मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट करो और ले आकर इसको यहाँ भिड़ा दो और इसको क्या करो, यहाँ ले आकर मिला दो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O Na, और यहाँ से आ गया H NaHSO3, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट, और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से बन गया ये C6H5ONA, ठीक है, C6H5ONA। यहाँ तक दिक्कत। अब इसके बाद क्या करो कि जो आपको ये कॉम्प्लेक्स हमको मिल गया, ठीक, अब इसकी रिएक्शन कराओ HCl के साथ। क्या करेंगे इसको साथ, अब HCl के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से O माइनस और Na प्लस, यहाँ से H प्लस और Cl माइनस, ये क्या होगा, ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा, तो C6H5OH, और ये क्या बना लेगा HCl, सॉरी, यहाँ पे क्या बन जाएगा Na बन गया फिनॉल। ये सबसे पहला मेथड होता है प्रिपरेशन का। सबसे बड़ा चीज, जब भी रिएक्शन बनाओ तो प्रोडक्ट बनाते समय 2-3 बातों पर विशेष ध्यान दो, सोचो क्या बन सकता है।
पहला काम तो यही करना है, सोचना है कि क्या बन सकता है, फिर उसके बाद उस पर काम करना। ठीक है, इसी चीज़ को जब भी आप ध्यान रखेंगे, जब भी बनाएंगे, सबसे पहले आप इसे सोचेंगे हम क्या इसको बना सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद से आप इसको इसमें काम लगाना। हम आपको अगर एक और रिएक्शन दें, बना ली, इसको बता दें। अगर मान लो, अगर एक रिएक्शन हम और देते हैं कि यहाँ पे आपका CH3 दे देते हैं, ठीक है, और ये आपका SO3Na, और तब इसको आप NaOH के साथ बनाना, ये बनेगा A। जब आप इसको फ्यूजन कराओगे 300 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और जब A बनेगा, अब इस A को क्या करना, HCl के साथ रिएक्शन कराना, बनाना B, और साथ में क्या बनेगा C। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बना लोगे। नेक्स्ट लिखो, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सल्फोनिक एसिड containing group like chlorine NaCl, NO2 COOH ETC। ये नहीं कि यहाँ पे Cl लगा दो या NO2 लगा दो या कार्बोक्सिलिक लगा दो, ऐसे कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, साइड रिएक्शन लाइक सब्स्टिट्यूटेंट और ऑक्सीडेशन ETC occurs at high temperature used in this reaction। अगर आपको ऐसा लाना है, ऐसा भी नहीं रिएक्शन जनरल नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ऐसे लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, काफी अधिक मात्रा में हीट देना पड़ेगा, तब जाकर ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन अगर आपको कराना है तो जनरली आप क्या करो, यहाँ पर CH3 ग्रुप लेके चलो, आसानी से रिएक्शन दे देगा। लेकिन आप यहाँ पर क्लोरीन लेके देते हो, नाइट्रो ग्रुप ला देते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अधिक मात्रा में इसको हीट देना पड़ेगा, और जब अधिक हीट दोगे तो सिस्टम को क्या होगा, जब ज़्यादा हीट दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो याद रखेंगे कि सिस्टम को हीट देना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम डाइजोनियम कंपाउंड, दूसरा फ्रॉम डाइजोनियम कंपाउंड, लिखिए, व्हेन एरिल डाइजोनियम compounds particularly sulfate are boiled with water or steam distilled, the phenol are obtained, ठीक है, C6H5N2 HSO4 को जब आप डाइल्यूट कर दो, मतलब क्या कर दो, डाइल्यूट मतलब H2O के साथ मिला दो। ठीक है, जैसे आप इसको N2O के साथ मिलाते हो तो H2O के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, यहाँ से जब आप तोड़ोगे, ये जो कि डाइजोनियम N2 है, ये सीधा का सीधा क्या होगा, N2 जो होगा वह डायरेक्ट रूप से बाहर निकल जाएगा। अब बच गया यहाँ से HSO4, H प्लस और OH क्या, माइनस। ठीक है, H प्लस और OH क्या, माइनस। यहाँ से क्या होगा, इस H प्लस को इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा H2SO4, और इस OH को इसको दे दोगे तो बन जाएगा C6H5OH, बन गया फिनॉल। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, C6H5OH फिनॉल बन गया। यहाँ से आपका H2SO4 बन गया और यहाँ से आपका N2 बन गया। ठीक है, बना लो, देखो, दिस मेथड इज क्वाइट पॉपुलर
especially for the preparation of phenol containing substituent like Cl minus, NO2 minus, etc. ठीक है, अब लिखो फ्रॉम एरिल हैलाइड, लिखो एरिल हैलाइड, लिखो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एरिल हैलाइड cannot be changed into phenol by boiling with alkaline, but aryl halide on heating with aqueous alkaline at 300 to 500 degrees Celsius, 300 to 500 degrees Celsius in presence of copper catalyst, then phenol will obtain. कहा कि जनरल ऑर्डिनरी जो होता है, अगर ऐसा एरिल हैलाइड को किसी के साथ मिला दोगे वो नहीं रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर उसी को किसी कैटलिस्ट के साथ लेकर आओ और तब उसे हीट करो तो आसानी से क्या करेगा, वो फिनॉल दे देगा। जैसे कि अगर C6H5Cl है, अगर इससे एल्कलीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 से 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर लो। अब इसको क्या बताना है, तुमको मैकेनिज्म बताना होगा। क्या मजाक कर रहे हो यार, Na+Cl यहाँ से +Cl माइनस क्या कर दो। अब इसको नहीं बना पाओगे तो क्या बनाओगे, तो क्या बनाओगे C6H5OH और NaCl, है ना आसान। चलो बना लो इसको। ओके, नेक्स्ट लिखो चौथा मेथड, फ्रॉम फिनोलिक एसिड, लिखो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोलिक एसिड आर डिस्टिल्ड सोडा लाइम, when sodium salt of phenolic acid distilled with soda lime produce phenol। सोडा लाइम का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइम कहा जाता है, ठीक है। कहा कि अगर मान लो कि फिनोलिक एसिड है, ये आपका यहाँ पर बेंजीन है, ठीक है। फिनोलिक एसिड में एक फिनॉल होगा और यहाँ पर COONA, इसे कहते हैं हम लोग सोडियम फिनोलिक एसिड, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन अगर सोडा लाइम के साथ करा, NaOH के साथ करा, क्या होगा, यहाँ से सोडा लाइम के साथ जब कराओगे तो क्या टूटेगा, यहाँ से टूटेगा NaO माइनस और H प्लस होगा। यहाँ से क्या होगा, ये अपना आयन टूटेगा, ये आकर यहाँ अटैक करेगा और ये आकर क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अब जरा बताओ, यहाँ से सोडियम और इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बनेगा, Na2CO3 और ये यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका OH, ये H आकर बैठ गया तो H को तो लिखते नहीं। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताना आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या है, अगर स्ट्रक्चर को देखोगे ठीक से, ये आपका OH है, ये आपका कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, ये यहाँ पर ONA है, ठीक है। अब देखो
यहाँ से जब तोड़ोगे तो ये अपने आयंस में टूटेंगे, ठीक है। यहाँ मान लो कि ये प्लस और एक माइनस और एक क्या प्लस हो गया, यहाँ से टूटेगा तो NaO- और H क्या प्लस में। अब देखो ये आकर यहाँ अटैक करेगा और ये जो होगा वह यहाँ अटैक करेगा, तो ये जब अटैक करेगा तो ये COO बनाएगा और यहाँ से ONA ऑलरेडी पहले से है, और ये जो स्ट्रक्चर है अब जरा बताओ ये OH है और यहाँ पे क्या है H है। H को लिखो मत लिखो, हर लोकेशन पर तो अपना एक H है ही है, तो ये तो बन गया ना फिनॉल। और ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हो Na2CO3, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। नहीं समझ में आया, आसान है ना। छापो 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 छापो। अब लिखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ एक चीज और, एक मिनट, फिनोलिक एसिड में यहाँ पे तो हम लोग डिस्टिल यूज करते हैं। रुक जाओ यहीं पर एक चीज और बता दें, अगर यही रिएक्शन जो है यही फिनोलिक एसिड को अगर यही फिनोलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा दें तो भी ये आसानी से प्रोडक्ट दे देता है। क्या दे देता है, ये भी आसानी से प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसे आप या तो डिस्टिल से कराओ, डिस्टिल वाटर के साथ कराओ, और नहीं तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराओ। दोनों कंडीशन में क्या करता है, ये आसानी से रिएक्शन दे देता है, ठीक है। चलो बना लो। अब नेक्स्ट लिखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो, एरिल हैलाइड आर फर्स्ट कन्वर्ट into Grignard reagent. Aryl halide first convert into Grignard reagent in presence of dry ether, which change into phenol, after oxidation, change into phenol after oxidation, in air and hydrolysis। हो गए। सबसे पहले C6H5Br को पहले मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में हीट करेंगे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना होगा थर्ड ईयर। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको पूरा एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए ग्रिग्नार्ड पर, बड़े अच्छे तरीके से उस पर रिसर्च करना होगा, ठीक। तो जब आप इसको साथ इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, C6H5MgBr, ये आपका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। अब इसको लेकर आओ ऑक्सीजन के साथ। जब आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसकी जगह पर ऐड होगा तो C6H5OMgBr, ठीक है। अब इसका करा दो हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, दिखता है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, अरे तो दिख तो रहा है, यहाँ से जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H+ और क्या OH- में तोड़ोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से तोड़ोगे तो माइनस में और ये क्या प्लस में। अब यहाँ से ये आकर यहाँ मिलेगा और ये आकर यहाँ मिलेगा, तो क्या बनेगा
C6H5OH और प्लस MgOH Br। ये है आपका ग्रिग्नार्ड के साथ का प्रोसेस। ठीक है, ग्रिग्नार्ड के साथ के प्रोसेस बहुत आसान रिएक्शन है, आप इसको एक लाइन में खींच सकते हो। अब नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम लोअर होमोलोगस, फ्रॉम लोअर होमोलोगस। नेक्स्ट है फ्रॉम लोअर होमोलोगस लिखो, लोअर फिनॉल ऑन हीटिंग विथ अल्कोहल in presence of anhydrous zinc chloride produce higher phenol. In this reaction alkylation take place। कहा कि अगर फिनॉल है C6H5OH है और यहाँ पे कोई अल्कोहल को लेकर आए, लोअर अल्कोहल CH3OH, अब इससे छोटा अल्कोहल कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब आप ऐसे कंडीशन में आप लेकर आते हो तब ये C6H5OH है, यहाँ पे CH3OH को लेकर जब आप आते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर में अटैकिंग होगी। मतलब आप जब आप ऐसे स्ट्रक्चर लेकर आओगे, ठीक है, और ये आएगा आपका CH3OH। ठीक, तो आप किसी भी एक लोकेशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करो, तो यहाँ से जब डिस्प्लेस करोगे तो ये बनेगा CH3 और ये क्या OH, यहाँ पे माइनस और ये क्या प्लस, इसके साथ ये मिलेगा, सॉरी लोकेशन गलत हो गया, और ये यहाँ अटैक करेगा तो ये क्या बना देगा H2 और ये बना देगा CH3 और यहाँ से लास्ट में क्या प्रोडक्ट बना। हो गया। अब लिखो फ्रॉम बेंजीन। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम बेंजीन। देखो, बेंजीन ऑन हीटिंग विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, बेंजीन ऑन हीटिंग विथ हाइड्रोजन क्लोराइड and atmospheric oxygen in presence of catalyst produce chlorobenzene, which on hydrolysis gives phenol. This method is called as Rasching method, RASCHING, Rasching method। कहा कि जो हमारे पास सबसे पहले आप जो बेंजीन है उसे आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करो। ठीक है, जो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है, तो या पहले सबसे पहले आप बेंजीन लेकर आओ C6H6, इसको लेकर आओ HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैटलिस्ट के साथ इसे हीट करो। इसे कैटलिस्ट के साथ इसे हीट करो। ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है, तो 2 बेंजीन 2 HCl। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका फिनॉल है, सॉरी ये बेंजीन है, या थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ H+Cl-, ये ऑक्सीजन है, O2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से
ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटा दो, दोनों पे कितना 2 2 चार्ज आएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एक क्या है हाइड्रोजन, यहाँ से आप ब्रेक करोगे तो ये क्या माइनस, और ये यहाँ से ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये दोनों मिलकर बना लेगा 2H2O। और ये क्लोरीन क्या करेगा, आकर यहाँ अटैक करेगा तो बनेगा क्या 2 मोल क्लोरोबेंजीन बनेगा। 2 मोल क्या बन गया क्लोरोबेंजीन बन गया। अब जो तुम्हारा 2 मोल क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हुआ, अब क्या करोगे, इसका रिएक्शन करा तो किसी फिर H2O के साथ। अगर ये 2 मोल क्लोरोबेंजीन है, आप इसमें से 1 मोल हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, आप चाहोगे दोनों मोल ले सकते हो, ठीक है। इसका आप H2O के साथ हीट करो 500 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पर कैटलिस्ट के साथ, तो क्या टूटेगा, ये टूटेगा, प्लस और Cl क्या माइनस में, H प्लस और OH क्या माइनस में, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये आ गया OH और ये आ गया H। इसे कहते हैं हम लोग रेसिंग मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो इतने चीजें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इस पोर्शन में हम आपको IUPAC नेम बता दिए, प्रिपरेशन मेथड सिखा दिए। अब इसके अगले पोर्शन जो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और फिर सीखेंगे इसके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। चलिए, जैसा कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो आप नीचे जरूर बताइएगा। जहाँ कुछ अगर बड़ी गलती किए हो वहाँ आप मेंशन करिएगा, ताकि हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, ठीक है। इतना ही आज, बाकी हम लोग मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तो वहाँ सीखेंगे हम लोग फिनॉल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। थैंक यू सो मच।